नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर, जो कि टर्म 2 का सैम्पल पेपर है। ठीक है। और बच्चों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो हिस्ट्री का जो सैम्पल पेपर है वो अपलोड हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने उस सैम्पल पेपर को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं कि जो आपका सेकेंड टर्म का एग्जाम जो पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है उसका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, आपका जो एग्जाम है कुल मिला के 40 मार्क्स का होने वाला है, जैसा कि आपको पता है। समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे, है ना। 2 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। जो आपका ये प्रश्न पत्र बनेगा वो 3 खंडों में विभाजित रहेगा, है ना। 3 सेक्शन में बटा होगा, ए, बी और सी। अब हम सेक्शन ए की बात करिए, भाग ए की बात करिए, तो इसमें कुल मिला के आपके 8 प्रश्न होंगे, जिसमें से सभी प्रश्न के उत्तर जो है वो मतलब 2 मार्क्स आपके होंगे। एक क्वेश्चन का मतलब जो है मार्क्स होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और सभी क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको मतलब कम से कम 50 शब्दों में लिखने हैं। 50 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। इसके अलावा हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपके 3 प्रश्न होंगे। ठीक है। और ये 4 अंक वाले प्रश्न होंगे, जिसके जो उत्तर है आपको कम से कम 100 शब्दों में लिखने होंगे। उसके बाद सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में कुल मिला के जो प्रश्न है वो 6 अंक वाले प्रश्न है। ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे इसमें और 6 अंक के प्रश्न होंगे इसमें, और इसका जो उत्तर है लगभग 170 शब्दों में आपको करने होंगे। तो ये 3 सेक्शन में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बटा रहेगा। अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में जो भी आंसर आपका दिया गया है उस आंसर को भी समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लिए। इसके अलावा चैप्टर की वीडियो को भी देखना ना भूले यार। चैप्टर की वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर की वीडियोस भी अपलोड हो रही है, और आगे भी जितने भी आपके चैप्टर बचे हुए हैं वो भी कवर करवा दिया जाएगा। तो चैप्टर की वीडियो को भी देख ले, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है गांधी जी के लिए स्वराज से क्या आशय है, मतलब गांधी जी के अनुसार स्वराज का क्या मतलब है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है स्वराज का मतलब होता है स्वयं के ऊपर राज या खुद के ऊपर अपना राज ही स्वराज है। ठीक है। गांधी जी ने जो हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी है उसमें इसके विषय में काफ़ी ज़्यादा मतलब बातें बताई है। मतलब उन्होंने कहा है कि भाई जब हम स्वयं पर शासन करना सीख जाते हैं तभी ये क्या है, ये स्वराज है। ठीक है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता संबंधी जो अधिकार है ना उससे वंचित रखता है। ठीक है। तो ये स्वराज का एक सिंपल सा आप मतलब बता दें। महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज का मतलब था खुद का राज, खुद के ऊपर अपना ही शासन करना ही स्वराज है, और इन्होंने हिंद स्वराज में ये बातें बताई थी। उसके बाद इसमें एक और अथवा में एक और ऑप्शन में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, वो है हानि सिद्धांत। हानि सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। हानि सिद्धांत आपको पता होगा कि भाई अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि भाई मतलब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को हम तभी सीमित कर सकते हैं जब आत्मरक्षा की बात आए, है ना। किसी की आत्मरक्षा करनी हो तब हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को हम एक तरीके से सीमित कर सकते हैं। जैसे कि वो एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं कि भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर दूसरा व्यक्ति जो है वो हमला करने वाला है, मतलब ऐसा आशंका है कि भाई वो हमला कर सकता है या फिर उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो पुलिस कंप्लेन के माध्यम से हम उसको कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए उसको क्या करवा सकते हैं, गिरफ्तार करवा सकते हैं। ये हानि सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसमें लिखा क्या है कि हानि सिद्धांत का अर्थ है किसी व्यक्ति के कार्य की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। मतलब आत्मरक्षा करने के लिए आप किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, है ना। सभ्य समाज की किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति की औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना है। ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया है। हानि सिद्धांत में आपको ये बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लोकसभा के किन्हीं 2 विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। जो आपको पता है हमारे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो यहाँ पे आपको लोकसभा की विशेष शक्तियों की बात करनी है। तो भाई देखो, कोई भी जो धन विधेयक है, धन से जुड़े जो विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही पहले पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, है ना। और इसके अलावा मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भाई जो भी मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो ये लोकसभा की 2 विशेष शक्तियाँ हो गई।
उसके बाद हम जनहित याचिका की बात कर लेते हैं कि जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है। अपने विचार तर्क सहित लिखिए। तो इसमें आपको अपने मूल्य लिखने हैं। भाई जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका के माध्यम से किसी समस्या को लेकर कोई दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, न्यायालय में जाएगा और गरीबों की समस्या, गरीबों की भलाई के लिए वो क्या कर सकता है, कुछ कदम उठवा सकता है या कुछ नए नियम कानून बनवा सकता है। तो ये जनहित याचिका के माध्यम से गरीबों की भलाई इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें इसमें बता देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है? ठीक है, इमैनुअल कांट एक विद्वान है, उनके अनुसार न्याय का मतलब क्या है? ठीक है, न्याय है क्या? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनका कहना यह था कि हर एक मनुष्य की अपनी गरिमा होती है ना। हर मनुष्य की क्या होती है? अपनी गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्ति की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। मतलब हर एक मनुष्य क्या है, हर एक मनुष्य की अपनी गरिमा होती है और हर एक मनुष्य की भलाई के लिए क्या होना चाहिए कि यार उनको विकास के लिए या वो जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए उनको क्या मिले, अवसर प्राप्त हो। और न्याय के लिए ज़रूरी है कि हम तमाम व्यक्ति को समुचित और बराबर की अहमियत दें, है ना। जितने भी व्यक्ति है हमारे समाज में उन सभी को एक समान माना जाए और एक बराबर अहमियत दिया जाए। यही इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय का मतलब था। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए एक प्रत्याशी में किन योग्यताओं का होना आवश्यक है? किन्हीं 4 योग्यता को लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर लोकसभा का सदस्य कोई बनना चाहता है तो उसके अंदर ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो भाई वो भारत का नागरिक हो, है ना। उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष या उससे अधिक हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि लाभ के पद यानी कि कोई सरकारी जॉब ना करता हो, है ना, सरकारी नौकरी ना करता हो। वह पागल या दिवालिया ना हो। पागल, ठीक है, और दिवालिया मतलब ये होता है कि यार कोई बैंक के आपने पैसे लिए और कर्ज नहीं दे पा रहे हैं आप, वो दिवालिया हो गए। मतलब कर्ज में डूबे हुए इंसान, वो दिवालिया हो गया। और पागल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अदालत द्वारा अपराधी घोषित ना किया गया हो। मतलब अदालत द्वारा अपराधी घोषित किया गया हुआ जो व्यक्ति है वो भी लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें बताने हैं दोस्तों। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, समाजवाद के मुख्य सरोकारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको समाजवाद के बारे में बता रहे हैं। मैं आपको सिंपल शब्दों में समाजवाद के बारे में बता देना चाहूँगा कि जो समाजवाद है वो एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा का विरोध करते हैं जो कि कहीं ना कहीं असमानता को बढ़ावा देता है ना। असमानता को ख़त्म करना चाहते हैं। समाजवाद विचारधारा के अंदर जो भी समाजवादी विचारधारा को मानते हैं वो अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। गरीबों की भलाई की बात करते हैं। समाजवादी विचारधारा की जो है वो क्या करते हैं, गरीबों की भलाई की बात करते हैं और जो पूंजीपति जो समाज है उसका विरोध करते हैं। उनका मानना ये है कि सरकार क्या करे, कम से कम गरीब लोगों के लिए शिक्षा, ठीक है, गरीब लोगों के लिए सरकार क्या करे, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो हर एक समाज में सरकार गरीबों के लिए एक तरीके से उपलब्ध कराए। यही क्या है, समाजवाद है। कहीं ना कहीं असमानता को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो समाजवादी है वो असमानता को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, इसको आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 74(1) का संबंध किससे है? लिखिए। मतलब 74(1) के बारे में आपको बताना है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है, जिसका प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है, एक मंत्री परिषद बनाया जाएगा जो कि राष्ट्रपति को सलाह देगा और उसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब जो मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना होगा, राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसे सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। मतलब कि अगर कोई मंत्रिपरिषद ने कोई विचार रखे या कोई काम कर रही है तो उसको कहीं ना कहीं पुनर्विचार करने के जो आदेश है वो राष्ट्रपति दे सकता है, लेकिन उसके बाद उसकी सलाह को राष्ट्रपति को मानना होगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 74
1 की बात की गई है, जिसमें मंत्रिपरिषद होगा एक, ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए, और प्रधानमंत्री क्या होगा, इस मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा। और राष्ट्रपति को एक तरीके से मंत्रिपरिषद की जो भी सलाह है उस पर पुनर्विचार करने का आदेश दे सकता है, लेकिन दोबारा उसको वो विचार मान्य होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि एक अध्यापक, ठीक है, यदि एक अध्यापक कक्षा के कमज़ोर छात्रों को के मनोबल को उठाने के लिए अतिरिक्त अंक देता है, तो इससे न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करता है। मतलब अगर कोई अध्यापक है, कोई टीचर है जो कि कुछ कमज़ोर बच्चे के मनोबल को बढ़ाने के लिए उसको अतिरिक्त अंक दे देता है, तो यहाँ पे न्याय का कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है और क्या ये न्याय संगत है, क्या इसको आप न्याय संगत मानेंगे। तो देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे आप अपने मूल्य दे सकते हैं, नहीं भी और हाँ में भी आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका आंसर अगर आप बताएंगे तो आप बताएंगे कि विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखा गया है यहाँ पे, है ना। जो मतलब कमज़ोर बच्चे हैं उनको क्लास में जो पढ़े लिखे मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनके बराबर लाने के लिए, उनके मनोबल को उठाने के लिए टीचर ने क्या किया, उनको कुछ अतिरिक्त अंक दे दिए, जिससे कि उसका भी पढ़ाई में इंटरेस्ट जागे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखा गया और इस कारण ये क्या है, न्याय संगत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें बता सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है। जो हमारी जो न्यायपालिका है ना, उसकी स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार से सुनिश्चित किया गया है। तो भाई न्यायपालिका की यहाँ पे बात करनी है तो देखो पॉइंट्स क्या बताया गया है कि भाई दलगत राजनीति की भूमिका को दूर रखने के लिए, दलगत राजनीति अगर ना हो न्यायपालिका के अंदर, उसके लिए क्या किया गया, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में जो विधायिका के जो सदस्य है उसको शामिल नहीं किया गया है ना। विधायिका के सदस्य क्या करते हैं, न्यायपालिका के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति में अपनी भूमिका नहीं निभाते। इसके अलावा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनता है ना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको कम से कम वकालत का अनुभव हो, इससे भी पावरफुल बनेगा। न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित किया गया यानी कि लगभग 62-65 साल उनकी मतलब जो उम्र है जो रखा गया है, उस उम्र तक वो क्या करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। इससे क्या है कि उनको मतलब उम्र से पहले जो समय काल जो है उससे पहले कोई उनको हटा नहीं सकता है। हटाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, महाभियोग के द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि ये न्यायाधीश को ज़्यादा पावर देता है और इस कारण न्यायपालिका शक्तिशाली बना है ना। इसके अलावा उनका जो वेतन है उसका भी एक संचित निधि कोष के माध्यम से दिया जाता है, जो कि भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा न्यायाधीशों के रिटायर होने के बाद उनके द्वारा वकालत करने पर प्रतिबंध लगा दिया है कि भाई अगर वो रिटायर हो गए, रिटायर का जो उम्र है वो निकल गया, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, वकालत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कदम उठाए गए जिससे कि जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए, उसको पावरफुल बनाया जाए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। अवसर की समानता, भाई अवसर की समानता का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे आप अगर सिंपल शब्दों में बताएं तो अवसर की समानता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार विकास करने के अवसर मिले, उसको अवसर प्रदान किया जाए, वही अवसर की समानता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। देखिए, अवसर की समानता से आशय है कि समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देना, ठीक है। माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्ति कुछ चारित्रिक विशेषताएं होती है, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी है। क्योंकि मनुष्य होने के नाते आप क्या है, एक समान है, इसलिए आपको दूसरे व्यक्ति के तरह ही आपको भी समान बर्ताव और सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है। आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। उनमें जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है। इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसर के उपभोग करने और सामाजिक अधिकार और मानवाधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। ये सारी चीज़ें, ये जो अधिकार दिए गए हैं, जीवन जीने का, स्वतंत्रता का या संपत्ति का अधिकार, ये कहीं ना कहीं समान अवसर की समानता के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। समान अधिकार के अलावा समकक्षों के समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल,
ठीक है, लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बताएंगे। उसके बाद ये मैप का क्वेश्चन आ गया आपका। मैप को पहले एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। और उसमें आपको देखो क्वेश्चन क्या है कि भारत के दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी से ऐसे 4 राज्य दर्शाए गए हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। इनको पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका के रूप में लिखिए, ठीक है। तो तालिका बना हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इस मैप के जो भी लोकेशन टिक किए गए हैं उसको आपको लिखना है। तो एक बार हम मैप को देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे उत्तर आपका यहाँ पे लिखा गया है, तो एक बार मैप को हम देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों आप मैप को देख सकते हैं, ये 4 लोकेशन दिया गया है आपके मैप में। ए दिया गया है यूपी में, ठीक है, ये यूपी हो गया आपका ए। इसके अलावा ये आपका सी जो दिया गया है महाराष्ट्र में है। आप डी देखेंगे तो आपका ये तेलंगाना हो गया, ठीक है, और आंध्र प्रदेश नीचे, तेलंगाना ऊपर। और ये आपका जो बी दिया गया है कर्नाटक है। ए बी सी डी, ए यानी कि यूपी में है, बी आपका कर्नाटक में है, सी आपका महाराष्ट्र में है और डी आपका तेलंगाना में है। तो यहाँ पे आप उत्तर देख सकते हैं। ए में क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश, बी में कर्नाटक, सी में महाराष्ट्र और डी में तेलंगाना। तो ये आपके मैप में ये 4 ऐसे लोकेशन दिए गए थे जहाँ पे सदनात्मक विधानमंडल मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर लिखिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में आपको अंतर बताना है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता ऐसा स्वतंत्रता है जिसमें आपके स्वतंत्रता के ऊपर ना किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा होता है, ठीक है। सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा मतलब कोई प्रतिबंध नहीं लगा होता है। ये पहले पुराने समय में ये मतलब लगभग 18वीं 19वीं सदी में ये विचारधारा चलती थी नकारात्मक स्वतंत्रता की, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि आपके स्वतंत्रता के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा होगा। आप जो मर्जी आपके मन में आएगा वो आप कर सकते हो, ये नकारात्मक स्वतंत्रता में होता है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है, आपके स्वतंत्रता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मतलब ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे जिससे कि दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता को किसी प्रकार का हानि ना हो। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता है। सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यानी कि बोलने की आज़ादी, उस पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए। इस विषय में अपने विचारों को तर्क सहित अभिव्यक्ति कीजिए, तो अभिव्यक्त कीजिए, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि आपको सरकार के खिलाफ या फिर आपको अपने लिए बोलने का अधिकार होना चाहिए, है ना। आप अपने विचार को किसी भी माध्यम से, या तो आप पत्र के माध्यम से, लिखित माध्यम से, या फिर आपने बोलकर आप अपने विचार को लोगों के सामने रख सकते हैं। यही क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुछ प्रतिबंध भी लगे होते हैं। जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो भी आएगा आप बोल सकते हो। मतलब आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं जिससे कि किसी के व्यक्ति के जाति, धर्म या वर्ग को ठेस पहुँचे, ठीक है। किसी व्यक्ति को नुकसान हो, ऐसे शब्द आपको नहीं बोलने। किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचे, ऐसे शब्द आपको नहीं प्रयोग करने हैं, ठीक है। तो यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उस पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी किसी को गाली गलौज कर दे या फिर उसके धर्म जाति के बारे में आप बोल दे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए, विशेष अधिकारों का वर्णन कीजिए। जो राष्ट्रपति के 3 विशेष अधिकार होते हैं उसका वर्णन आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे तो सबसे पहला पॉइंट वही लिखा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को क्या कर सकता है, लौटा सकता है, ठीक है। और उनको अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, ठीक है। अगर कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उसको वापस क्या कर सकता है, लौटा सकता है। उस पर दोबारा से सलाह करने के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह कुछ गलत है, यानी कि मतलब जो कानून है उसमें कुछ कमियां है जो कि देश के लिए सही नहीं है, तो उस समय वो कानून को क्या कर सकता है, उस प्रस्ताव को वापस लौटा सकता है, पुनर्विचार की सलाह दे सकता है मंत्रिपरिषद को। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा
इसके अलावा राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, वीटो पावर का इस्तेमाल करके जो भी मतलब विधेयक पारित किए गए हैं उनको मंजूरी देने से मना कर सकता है, मना या विलम्ब कर सकता है। ठीक है, या कई बार उसको मना भी कर सकता है। केवल धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पावर नहीं दी गई है, लेकिन कोई जो साधारण विधेयक है उसको देने में विलम्ब कर सकता है या मंजूरी देने से मना भी कर सकता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट दिया गया है में आप बता सकते हैं कि भाई कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, जब किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है ना, तो उस समय राष्ट्रपति ही ये तय करता है कि भाई अगर दो पार्टी गठबंधन बनाना चाहते हैं या फिर दो पार्टी गठबंधन बना रहे हैं तो उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा, है ना, सरकार किस पार्टी की बननी है, तो ये भी उस समय कौन तय करता है, राष्ट्रपति ही तय करता है। ठीक है, ये भी राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों के अंतर्गत ही आता है। तो ये पॉइंट्स आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये 13 ही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। इसमें अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी हम देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री की भूमिकाएं बतानी है। ठीक है, तो देखो प्रधानमंत्री क्या करता है, सबसे पहले तो भाई मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण करने का जो काम है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री। इसके अलावा उनके विभागों का बंटवारा करता है, उनको अलग अलग विभाग देता है। जैसे कि आपको पता है सरकार के बहुत सारे विभाग होते हैं ना, जैसे कि खाद्य ऊर्जा विभाग है, वित्त विभाग होता है। इसके अलावा आपका मतलब जो विदेशी नीतियाँ बनानी होती है वो विदेश मंत्री का अलग ही विभाग होता है। तो ये अलग अलग विभाग होते हैं, उसका बंटवारा कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन करता है वो। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के नाते भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है ना। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ मैं, प्रधानमंत्री के बारे में हमें यहाँ पे बताना है तो प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है, मतलब कि मंत्रिमंडल के जो भी बात है, विचार है, सलाह है, उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। मतलब बीच की भूमिका निभाता है, कड़ी का काम करता है। ठीक है, सदन का नेता होता है। सदन का नेता होने के कारण क्या करता है, लोकसभा में, राज्यसभा में भी अपना एक तरीके से बात रखता है, लोकसभा में भी अपनी बातों को रखता है। ठीक है, सरकार का मुखिया है ना, सरकार का मुखिया। ऐसे हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली होने के नाते सरकार का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है। वो तो नाम मत का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति है, बाकी पूरे पावर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी करते हैं, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको प्रधानमंत्री की शक्तियों में और उनके अधिकारों में या फिर उनकी भूमिका में आपको बतानी है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और चैप्टर की वीडियो जब बनाऊंगा, अभी बहुत सारे चैप्टर पोल साइंस के रह गए, 3-4 चैप्टर करवाने बाकी है, तो जब भी मैं करवाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में हर एक टॉपिक को समझाया जाए। ठीक है, बाकी इसमें जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को समझा दिया है। टॉपिक को अच्छे से आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की थी और आप लोगों को शायद समझ में भी आ गया होगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम पे ही आपको ये सभी PDF जो है, ठीक है, ये टेलीग्राम पे ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। तो मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।